वेलकम बैक बच्चों। ओके, आप लोगों ने पढ़ा है कोई चीज़ ऐसी जिसकी समझ ना आई हो तो काइंडली लेट मी नो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑल्सो विल बी फाइन। ओके, इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब कि एयर कैसे पास आउट होती है, फूड कैसे पास आउट होता है। पैसेज फॉर एयर फूड सेम है। फेरिंग्स इज इन्वॉल्व इन बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव system. Air passes through the nasal and oral section and food passes through the oral and laryngeal sections. बेटा ये फर्स्ट ईयर आएंगी या नहीं आएंगी, बेटा आपके प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर प्रिंसिपल आपको बता देगी कि आपने आना है तो डेफिनेटली, लेकिन हमारी अभी कोई उनके साथ बात नहीं हुई। अगर कोई होगी, मेरे पास कोई न्यूज़ होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है राबिया बेटा। ओके, तो जो एयर है बेटा ये नेजल और ओरल सेक्शन से पास आउट होती है, और जो फूड है ये ओरल और लेरिंजियल सेक्शन से पास आउट होती है। अगर फूड के पार्टिकल एयरवे के अंदर चले जाते हैं किसी वजह से तो कफ रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा वार्मिंग और होमोडिफिकेशन सेम जैसे नोजल कैविटी के अंदर हो रही होती है, सेम यहाँ पे भी हो रही होती है। फेरिंक्स के अंदर भी फर्दर वार्म की जा रही होती है और मॉइस्चन की जा रही होती है एज इट पासिस थ्रू दी फेरिंक्स। जैसे ही फेरिंक्स से पास आउट होना होता है ये मजीद वार्म और मॉइस्ट हो जाती है। अगर वार्म और मॉइस्ट नहीं होएगी तो ये अगेन जो मिकोजल लाइनें पड़ी होती हैं उनको ड्राई करना शुरू कर देगी और इरिटेशन काज करेगी, रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देगी। इसके अलावा टेस्ट होते हैं। देयर आर ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट इन द एपिथेलियम ऑफ ओरल एंड फ्रेंजियल पार्ट्स। फ्रेंजियल और ओरल कैविटी के अंदर या फ्रेंजियल पार्ट्स के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो अगेन टेस्ट का भी बता रहे होते हैं। इसके अलावा हीयरिंग का है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं या ऑडिटरी कैनाल्स होती हैं वो ओपन हो रही होती हैं, मिडल एयर के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, तो इसलिए ये हेयरिंग में भी हेल्प आउट करवा रही होती हैं। ऑडियो ट्यूब्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेसोफेरिंक्स टू ईच मिडल एयर अलाउज द एयर टू इंटर इन द मिडल एयर। इसलिए मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एयर ENT एयर नोज और थ्रॉट इनका कम्युनिकेशन हो रहा होता है। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री हेयरिंग डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अगर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का प्रेशर डिक्रीज हो गया या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है तो जो एयर है मिडल एयर के अंदर जो इंटर हो रही होती है वो इंटर नहीं होएगी, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल हेयरिंग का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन में हेल्प आउट कर रही होती है, जिसमें लिम्फाइड टिश्यू के बारे में हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था कि फ्रेंजियल और लरेंजियल टॉन्सिल्स पड़े होते हैं, और बेसिकली ये होते क्या है कि ये लिम्फाइड टिश्यू होते हैं और लिम्फाइड टिश्यू एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और एंटीबॉडीज़ जैसे कोई एंटीजन जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। और कोई भी इंटरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वायरसेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब ये टॉन्सल्स हैं ये 7 ईयर्स तक बच्चों के अंदर नॉर्मली लार्ज होते हैं। जैसे 7 ईयर्स के बाद उनके अंदर एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और ये टॉन्सल्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा स्पीच में हेल्प आउट करवा रहा होता है। फेरिंग्स फंक्शन इन स्पीच बाई एक्टिंग एज ए रेजोनेंस के तौर पे काम कर रहा होता है फॉर द चैम्बर। या आप ओरल कैविटी की अगर बात करें तो ओरल कैविटी अगेन एक चैम्बर है फॉर साउंड। इसमें क्या होता है कि एक रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा साइनसेस हैं, टुगेदर साइनसेस दैट गिव वॉइस इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये साइनसेस की वजह से
या जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है उसके ऊपर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है कि इसकी पिच पिच भी बना रहे होते हैं और ट्यून भी बना रहे होते हैं। पिच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है। ठीक है, ओके, इसको 2 मिनट के लिए पढ़ ली, ये जो हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिरिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, हेयरिंग के अगेन बता देता हूँ। हेयरिंग में मेरा ये बता रहा था कि जो आर्टरी ट्यूब्स होती हैं या आर्टरी कैनाल्स होती हैं, ये नेज़ोफेरिंग से एक्सटेंड आउट होके मिडल एयर तक पहुंच रही होती हैं। अब जो एयर है ये भी अगेन मिडल एयर तक एंटर हो रही होती है। ये एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, दूसरा आपकी जो ओरल कैविटी के अंदर वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें भी हेल्प करवा रही होती है। अब जो आपकी हियरिंग है वो मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, दैट इज क्रिएटेड इन द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये एयर ड्रम के अंदर जो क्रिएट हो रहा होता है। अगर किसी वजह से टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई है तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट नहीं होएगा, उसकी वजह से हियरिंग प्रॉब्लम आ सकता है, हियरिंग लॉस भी हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है लेरिंग्स। लेरिंग्स का दूसरा नाम है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब इस वॉइस बॉक्स में क्या क्या होता है, बेसिकली ये लेरेंजियोफेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा होता है। जो लेरिंग्स है, अगेन बता रहा हूँ कि लेरिंग्स, याद रखिएगा, लेरिंग्स लेरेंजियोफेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा होता है या एक लिंक क्रिएट कर रहा होता है। थर्ड से लेके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे तक प्रेजेंट होता है। अब एक अगर बोथ मेल और फीमेल की सेम एज के ऊपर इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जैसे ही एज ज़्यादा होती जाती है तो मेल्स के अंदर क्या करता है, ये लार्ज होना शुरू हो जाता है और ये प्रोमिनेंस बनाता है, दैट इज़ नोन एज एडम सेपल। एडम सेपल, ये जो प्रोमिनेंस मेल्स के अंदर नज़र आ रही होती है तो ये बेसिकली लेरिंग्स होता है जो कि प्रोमिनेंस बना रहा होता है।
इसके अलावा जो मेल्स हैं उनके अंदर जो ट्यूनिसिटी ऑफ वॉइस है उसको भी इंक्रीज करवा रहा होता है, इसलिए पिच को डिक्रीज करवा रहा होता है। अब मेल्स की अगर पिच की बात करें तो जो मेल्स की वॉइस है वो इतनी तीखी नहीं होती, पिच वाली नहीं होती। फीमेल की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा पिच की होती है, इसलिए जो लेरिंग्स है ये ऑडम एप्पल्स बनाने के बाद क्या करता है कि जो वॉइस है उसको भी डीपर कर देता है। ओके, इसके अलावा इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं लेरिंग्स के। सुपीरियरली अगर देखा जाए तो हाइड बोन और रूफ ऑफ द टंग प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। इंटीरियरली हाइड बोन के साथ जो मसल्स होते हैं और नेक के मसल अटैच हुए होते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियरली लेरेंजियोफेरिंक्स और 3rd to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं और दोनों साइडों पे इसकी थायराइड की लोब्स प्रेजेंट होती हैं। अब दोनों साइडों पे देखिएगा लेरिंग्स की एडम्स एप्पल बेटा, ये जो प्रोमिनेंट नेक के अंदर बिलो द चिन एक रीजन आपको नजर आ रहा होता है, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। ओके, अब लेरिंक्स की अगर दोनों साइडें देखेंगे तो इसके अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दोनों लोब, एक राइट लोब आ रही होती है, एक लेफ्ट लोब आ रही होती है। अगर आप पोस्टीरियरली जाएंगे तो लेरेंजियोफेरिक्स और 3rd to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा आ रहा होता है। इंटीरियरली अगर आप देखेंगे तो ये सामने नेक के हाइड बोन के मसल और नेक के मसल आ रहे होते हैं, और अगर इंफीरियरली देखेंगे तो ट्रेकिया प्रेजेंट होता है और सुपीरियरली देखेंगे तो हाइड बोन और रूट ऑफ द टंग प्रेजेंट होती है। तो मेरा ख्याल है कि एसोसिएटेड ऑर्गन की मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर इसकी कार्टिलेज की बात करते हैं तो जो लेरिंक्स है ये सेवरल इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज के साथ अटैच होता है, और इसके अंदर ये जो मेन कार्टिलेज होती है उनके अंदर थायराइड कार्टिलेज होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है और आर्टिनाइड कार्टिलेज होती है, और इनको कम्युलेटिवली आइलैंड कार्टिलेज कहा जाता है। और साथ में एपिग्लोटस प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटस इलास्टिक फिब्रो कार्टिलेज का बना होता है। अब जो थायराइड कार्टिलेज है, कोनिकॉइड कार्टिलेज है या आर्टरीनाइड कार्टिलेज है, ये तीनों हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं, और जो एपिग्लोटस की स्ट्रक्चर्स है ये इलास्टिक फिब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। ओके, अब थायराइड कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि थायराइड कार्टिलेज में क्या होता है। थायराइड कार्टिलेज नेक्स्ट पेज के ऊपर एक फिगर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट लेरेंजियल कार्टिलेज होती है, लेरेंजियल कार्टिलेज हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती है और फ्रंट ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होती है। इसकी इंटीरियर जो वॉल होती है दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द थ्रोट फॉर्मिंग लेरेंजियल प्रोमिनेंस और ऑडम्स एपल। ये जो लेरेंजियल प्रोमिनेंस है मैंने पहले भी बताया है, या ऑडम्स एपल है, ये बना रही होती है बेसिकली, जिसको आप इजीली विजिबल भी है एडल्ट मेल के अंदर। द इंटीरियर वॉल इज पार्शियली डिवाइडेड इनटू थायराइड नोच, द कार्टिलेज इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली एंड बाउंड विद द लिगामेंट टू द थायराइड बोन अबव एंड द कैरिकॉइड कार्टिलेज बिलो। एक नेक्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम है, ये अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब इसके अंदर जो 10.6 है, 5 और 6 अगर देखेंगे तो इसके क्या अंदर है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो एरिया है वो लेरेंजियल कार्टिलेज का है। अब ये लेरेंजियल कार्टिलेज किससे बनी हुई है, हाइलेन कार्टिलेज की बनी हुई है। इसके अलावा फ्रंट ऑफ नेक के ऊपर लाई कर रही होती है, और इसकी जो इंटीरियर वॉल्व होती है ये सॉफ्ट टिश्यू की एक प्रोजेक्शन बना रही होती है इन फ्रंट ऑफ ये जो थॉट है, थॉट के सामने एक सॉफ्ट टिश्यू की प्रोजेक्शन बनी हुई है, और ये इसको एडम्स एपल भी कहा जाता है या लेरेंजियल प्रोमिनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये पिक में वाजे हुआ है। इसके अलावा इंटीरियर इसकी वॉल्व है उसको थायराइड नोच के अंदर डिवाइड किया गया है। पोस्टीरियरली जो कार्टिलेज है इनकम्प्लीट होती है और लिगामेंट के साथ वो थायराइड बोन के साथ अटैच हुई होती है, और इसके नीचे कॉरिकॉइड खड़ी होती है। और ये ऊपर एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस फिब्रो कार्टिलेज का बना होता है।
The upper part of the thyroid cartilage is lined with the stratified squamous epithelium like larynx के अंदर जिस तरह प्रेजेंट होती है, और लोअर पार्ट विद द ciliated columnar epithelium। जो डाउनवर्ड एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर पार्ट है वो ciliated columnar epithelium का है, जो अपर पार्ट है वो उसके अंदर stratified squamous epithelium प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा थायराइड कार्टिलेज जो होती है ये इंटीरियर और लेटरल वॉल ऑफ दी लेरिंक्स बना रही होती है। नहीं बेटा मैं अभी कर तो नहीं हूँ। इसके अलावा पेरिकार्ड कार्टिलेज होती है। ओके, आप इसको ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसको डिस्कस कर लें, इसको पढ़ लें 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ताकि साथ साथ आप इसको पढ़ लेंगे। आपने बाद में नहीं पढ़ना, मुझे पता है। इसकी पोजीशन, डायग्राम और इसकी थायराइड कार्टिलेज। बेटा आर्टिनाइड कार्टिलेज अभी हम डिस्कस करते हैं। कैरिकार्ड और आर्टिनाइड कार्टिलेज इसको हमने डिस्कस करना है। ये भी हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती है। अब ये एक दूसरे के ऊपर ना आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं। ओके, पढ़ लिए। ओके, अभी कैरिकार्ड और आर्टिनाइड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। देन अगर कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो। कैरिकार्ड कार्टिलेज होती है। कैरिकार्ड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये भी हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती है। कैरिकार्ड कार्टिलेज, आर्टिनाइड कार्टिलेज
थायराइड कार्टिलेज, ये तीनों जो हैं हाइलेन कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट की चीज़ है कि जो कोरिकॉइड कार्टिलेज होती है ना, इसकी जो शेप होती है ये लाइक सिग्नेट रिंग होती है। इसने पूरे जो लेरिंग्स होता है उसको इंसर्कल किया होता है और इंटीरियर और ब्रॉडली पोस्टीरियर पार्ट को इसने इंसर्कल किया होता है। अगेन बता रहा हूँ कि इसकी जो शेप होती है ये लुक लाइक ए सिग्नेट रिंग, जिस तरह नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है जो लेटरल इसका व्यू है कैरिकॉइड कार्टिलेज को, तो जो इसकी शेप है ये एक सिग्नेट रिंग की तरह होती है। इसने लेरिंग्स को इंटीरियरली और पोस्टीरियरली इंसर्कल किया होता है। अब जो इंटीरियरली होता है इसने क्या, इंटीरियरली इसने नैरो पार्ट बना रही होती है और पोस्टीरियरली वाइड पार्ट बना रही होती है। द ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ये आर्टिनाइड कार्टिलेज का थायराइड कार्टिलेज के ऊपर आर्टिकुलेट करता है, मूव कर रहा होता है। और इसके अंदर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं, मसल्स और लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो आउटर सरफेस के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं। और जिसका लोअर बॉर्डर ऑफ कैरिकॉइड कार्टिलेज होता है वो एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक बना रहा होता है। उसके बाद आर्टिनाइड कार्टिलेज होती है। अब आर्टिनाइड कार्टिलेज के अंदर क्या होता है कि आर्टिनाइड कार्टिलेज के अंदर टू रफली पिरामिड शेप्ड हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं जो टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ कैरिकॉइड कार्टिलेज होता है। पोस्टीरियर वॉल बना रही होती हैं लिरिक्स की। इसके अलावा वोकल कॉर्ड के साथ अटैच होती है और मसल्स के साथ जो कि अगेन लाइंड विद द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये तीनों जो कार्टिलेज हैं ये एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ मूव कर रही होती हैं, हाइलेन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ओके, कैरिकॉइड की समझ नहीं आई। कैरिकॉइड में बेटा ये है कि जो कैरिकॉइड कार्टिलेज है ये थायराइड कार्टिलेज के बिलो पड़ी होती है और हाइलेन कार्टिलेज से कंपोज होती है। इसकी जो शेप है लुक लाइक ए सिग्नेट रिंग। अब ये सिग्नेट रिंग ने क्या किया होता है कि जो लेरिंक्स होता है उसको इंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसने इनसर्कल किया होता है, कवर किया होता है। जो पोस्टीरियरली होता है उसको ब्रॉडली सर्कल किया होता है, जो इंटीरियरली होता है उसको नैरो सर्कल किया होता है, नैरविंग की हुई होती है। अब जो ब्रॉडर पोर्शन है उसके साथ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये आर्टिनाइड और हाइलेन कार्टिलेज एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, ये आर्टिकुलेट करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सर्टेन मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं और ये अगेन कैरिकॉइड आर्टिकुलेज के साथ मिलके जो रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसका हिस्सा बना रही होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बना रही होती है। उसके बाद आर्टिनाइड कार्टिलेज होती है। आर्टिनाइड कार्टिलेज अगेन हाइलेन कार्टिलेज के ऊपर कंपोज हुई होती है और ये कैरिकॉइड कार्टिलेज के साथ मिलकर जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेरिंक्स है उसको कवर कर रही होती है, या उसका जो अपर पार्ट है या टॉप ऑफ द पार्ट है, लार्जर पार्ट है, वो बना रही होती है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड के साथ इसकी अटैचमेंट हुई होती है और वहाँ पे ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के लाइन हुई होती है, ये कंपोज हुई होती है। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम है, ये देखिएगा, इसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये इंटीरियरली है वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटस। उसके बाद एपिग्लोटस है। एपिग्लोटस जो होता है ये फिब्रो कार्टिलेज का बना होता है। एपिग्लोटस क्या होता है कि दिस इज ए लीफ शेप्ड फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज अटैच्ड ऑन ए फ्लेक्सिबल स्टॉक ऑफ द कार्टिलेज टू द इनर सरफेस ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इंटरमीडिएटली लो द थायराइड नोड। थायराइड नोच के नीचे अगर आप एक प्रोजेक्शन देखेंगे जो कि फिब्रो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है और ये इलास्टिक इन नेचर होती है, उसको कहा जाता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस एक लीफ शेप फिब्रो इलास्टिक कार्टिलेज के साथ
जो फ्लेक्सी स्टॉक ऑफ द कार्टिलेज होती है थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच हुई पड़ी होती है या थायराइड नोच के साथ अटैच हुई पड़ी होती है, उसको कहा जाता है एपिग्लोटस। अब बेसिकली ये हाइड बोन के साथ जैसे ही टंग मूव करती है बिहाइंड द टंग ये अपवर्ड मूव कर रहा होता है और ये अगेन स्ट्रेटिफाइड स्टेमस एपिथेलियम के साथ कवर हुआ पड़ा होता है। If the larynx is linked to the box, then the epiglottis acts as a lid and it closes off the larynx during swallowing। जैसे आप खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के दौरान ये क्या करता है, जो एपिग्लोटस है ये कवरिंग को क्लोज कर देता है ताकि लंग्स के अंदर कोई चीज़ ना चली जाए या एयरवे के अंदर कोई चीज़ ना चली जाए। अगर एयरवे के अंदर चली जाएगी तो अगेन कफिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सेवरल लिगामेंट्स होते हैं जो कि कार्टिलेज के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं और हाइड बोन के साथ। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है, ब्लड से सप्लाई टू द लेरिंग्स बाय द सुपीरियर और इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती हैं और इसकी जो वेन रिटर्न होती है वो थ्रू थायराइड वेन और इटर्नल जुगुलर वेन को ज्वाइन करती है और अगेन राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो जाता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से इसको सप्लाई मिल रही होती है जो कि वेगस नर्व की ब्रांचेस हैं। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें या सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से ऑन ईच साइड ऑन वन ऑफ ईच साइड से मिल रही होती हैं और ये मोटर सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं टू द मसल ऑफ द लेरिंक्स एंड सेंसरी फाइबर्स टू द लाइनिंग मेम्ब्रेन। अगेन जो ब्लड सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई इसको सुपीरियर और इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी से मिल रही होती है और जो इसका वेनस ड्रेनेज होता है वो थायराइड वेन से ड्रेन होने के बाद इटर्नल जुगुलर वेन के अंदर जाता है और इटर्नल जुगुलर वेन सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करती है और राइट एट्रियम का हिस्सा बन जाती है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है इसको, जिस पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से इसको मिल रही होती है, दैट इज ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से इसको मिल रही होती है और ये मोटर सप्लाई टू द मसल ऑफ लेरिंक्स और सेंसरी फाइबर्स टू द लाइनिंग मेम्ब्रेन। अगर हम इंटीरियर ऑफ द लेरिंक्स की बात करते हैं तो इंटीरियर ऑफ लेरिंक्स के अंदर जो वोकल कार्ड है उसको 2 फोल्ड्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा होता है विद फ्री कार्ड लाइक एजेस जो कि एक्सटेंड हो रहे होते हैं फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द थायराइड प्रोमिनेंस इंटीरियरली एंड टू द आर्टिनाइड कार्टिलेज पोस्टीरियरली। बेटा ये लेरिंक्स कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके, तो वोकल कार्ड आर 2 पेल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद द कॉर्ड लाइक फ्री एजेस। अब इनर वॉल्व इसकी थायराइड प्रोमिनेंस के साथ इंटीरियरली अटैच हुई होती है और दूसरी आर्टिनाइड कार्टिलेज के साथ पोस्टीरियरली अटैच हुई होती है। 2 एजेस होती हैं, 2 एजेस की बात हमने की है। तो जो इंटीरियरली थायराइड प्रोमिनेंस के साथ अटैच हुई होती है और पोस्टीरियरली आर्टिनाइड कार्टिलेज के साथ अटैच हुई पड़ी होती है। वो मसल्स जो कि वोकल कार्ड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर रिलैक्स्ड द वोकल कार्ड ओपन्स एंड द पैसेज फॉर एयर कमिंग अप थ्रू द लेरिंक्स इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जब वोकल कार्ड के मसल रिलैक्स करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो वोकल कार्ड है वो ओपन हो जाता है और जो एयर है लेरिंक्स से आ रही होती है वो इजीली मूव कर सकती है। तो वोकल कार्ड आर सेड टू बी अबडक्टेड या उसको ओपन कहा जाता है कि ओपन हो गया है। इसके अलावा द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग द वोकल कार्ड इन दिस पोर्शन इज लो। अब जो वोकल कार्ड है अगेन वो पिच को भी बना रहा होता है, वॉइस में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हेन द मसल कंट्रोलिंग द वोकल कार्ड कंस्ट्रिक्ट द वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच आउट टाइटली अक्रॉस द लेरिंग्स एंड सेड टू बी अडक्टेड। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, वन इज अबडक्शन एंड वन इज एडक्शन।
अबडक्शन ये होता है कि क्लोज हुआ है, एडक्शन का मतलब है एडक्शन क्लोज हुआ है और अबडक्शन ओपन हुआ है। अब अबडक्टेड कब होएगा? जब मसल वोकल कार्ड को कंट्रोल कर रहे हैं वो जब रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने के रिजल्ट में वोकल कार्ड ओपन हो जाएगा, ओपन होने के रिजल्ट में जो एयर एंट्री है इनटू द लेरिंग्स वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा द पिच ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द वोकल कार्ड इन दिस पोजीशन इज लो। दूसरा, जब मसल्स जो कि वोकल कार्ड को कंट्रोल कर रहे होते हैं जब कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो वोकल कार्ड स्ट्रेच आउट टाइटली हो जाएगा अक्रॉस द लेरिंग्स। उस टाइम उसको कहा जाता है कि दैट इज क्लोज्ड, दैट इज अबडक्टेड। और व्हेन द वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच्ड टू इट्स दिस एक्सटेंट दे आर वाइब्रेटेड बाय एयरवे पासिंग थ्रू द लंग्स, द साउंड प्रोड्यूसेस हाईली पिच्ड। एक बात याद रखिएगा कि जब ये ओपन होएगा तो उस टाइम जो साउंड की पिच है वो लो होएगी, जब ये क्लोज होएगा तो उसके रिजल्ट में साउंड की पिच इंक्रीज हो चुकी होती है। The pitch of the voice is therefore determined by the attention applied to the vocal cord by the appropriate sets of the muscles of। इसके ऊपर vocal cord की स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है पिच। अगर वोकल कॉर्ड ज़्यादा टेंस हो चुका है, ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है तो साउंड की पिच इंक्रीज हो चुकी होती है, साउंड इज हाई इन पिच। अगर वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो चुका है तो जो साउंड की पिच है वो डिक्रीज हो चुकी होती है। Okay, when not in use, the vocal cord are abducted. Adducted, the space between the vocal cord is the cord gluteus। वोकल कार्ड के दरमियान जो स्पेस होती है उसको ग्लूटस कहा जाता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक डायग्राम है दो, वो देखिएगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिएगा एक में अबडक्शन है, दूसरी में एडक्शन है। वोकल कॉर्ड जब अबडक्टेड होगा तो जो ईयर की एंट्री है ये ईजी हो जाएगी, कम वाइब्रेट करेगा, जो पिच है वो लो होएगी। लेकिन जब टाइट होएगा तो उसके रिजल्ट में ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा वाइब्रेट करने के रिजल्ट में जो साउंड की पिच है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वन इज पिच, अदर वन इज वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस। बल्कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें जो हमने पढ़ा है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंटीरियर ऑफ द लेरिंग्स, इसको पढ़ें फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। बेटा ये पढ़े तो सही, इंटीरियर ऑफ लेरिंग्स कर देखते हैं। लेट ऑफ फ्लैप ऑफ द एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, यस यस बेटा। ओके बेटा,
प्रोडक्शन ऑफ साउंड 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वन इज पिच, अदर वन इज वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस। ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बेटा। तो उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रोडक्शन है और देन ट्रैकिया। बस एक स्लाइड और है, एक स्लाइड और है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रैकिया से पहले पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब पिच क्या है? बेसिकली द पिच ऑफ द वॉइस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। अब जैसे मैं पहले बता रहा था कि जितना ज़्यादा वोकल कॉर्ड टाइट होएगा उतनी पिच ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी। जितना वोकल कॉर्ड लूज होएगा तो जो पिच है वो लो प्रोड्यूस होएगी। Shorter cords produces higher pitch sounds. At puberty, the male vocal cords begin to grow longer, hence the lower pitch of the adult male voices. इसलिए मेल्स के अंदर वोकल कॉर्ड ग्रो करना शुरू कर देता है। ग्रो करेगा तो ये साइज में लार्जर होना शुरू हो जाता है। जब लार्जर होएगा तो इसके अंदर वो टाइटनेस नहीं रहती, इसलिए जो मेल्स हैं उनकी जो पिच होती है वो डिक्रीज हो चुकी होती है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ दी वॉइस डिपेंड्स अपॉन दी फोर्स विद द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। अब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जितना वो फोर्सफुली वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा वॉइस प्रोड्यूस होएगी, वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ग्रेटर द फोर्स ऑफ एक्सपायर्ड एयर, मोर स्ट्रांगली द कॉर्ड वाइब्रेट्स एंड लाउडर द साउंड इमिटेड। ओके। थर्ड वन इज रेजोनेंस। रेजोनेंस और ट्यून डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द माउथ। अब मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि माउथ है, आपका जो ओरल कैविटी है, ये रेजोनेंस प्रोड्यूस कर रही होती है। Depends upon the shape of the mouth, the position of the tongue and the lips, the facial muscle and air in the paranasal sinuses, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वन इज रेजोनेंस, पिच एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया। ओके बेटा, जो सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया होते हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होती हैं। अब ये प्री और पोस्ट गेंग्लियानिक नर्व में आपको जब सीएनएस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि ये सर्वाइकल स्पाइनल जो गेंगलिया होते हैं ये मैसेज ये कन्वे कर रहे होते हैं प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक के दौरान। ये मसल की रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। इसके अंदर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं। मेनली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो ये सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलिया होते हैं, और बाइलेटरली जो सिंपैथेटिक चेन है उसको ये कंट्रोल कर रहे होती हैं। ठीक है, बाकी जब सीएनएस पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, पिच के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और रेजोनेंस के बारे में। इसके बाद तीसरी और चीज़ है स्पीच। दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड आर मैनिपुलेटेड बाय द टंग एंड चीक्स एंड लिप्स। अब जो स्पीच है ये वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके बाद मैनिपुलेट हो रही होती है थ्रू द टंग, लिप्स और चीक्स के ऊपर। अब जितनी ओरल कैविटी का एरिया ज़्यादा होएगा उतनी स्पीच की प्रोनाउंसिएशन सही होना शुरू हो जाएगी। बेटा कॉर्ड की लेंथ, सपोज अगर कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाइब्रेशन इसके अंदर कम होना शुरू हो जाती है, जो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब स्ट्रेचेबिलिटी कम होएगी तो उसके रिजल्ट में जो वॉइस है वो डिक्रीज इन पिच प्रोड्यूस होएगी। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग स्वॉल्विंग द लेरिंग्स मूव्स अपवर्ड, मूव करता है, और फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा जो एपिग्लोटस है वो लेरिंग्स के ऊपर ओपनिंग को क्लोज कर देता है ताकि जो फूड के कंटेंट्स हैं वो डायरेक्टली एसोफेगस के अंदर जाए, नॉट इनटू द ट्रैकिया।
इसके अलावा पैसेज फॉर एयर लेरिंग्स लुक्स लिंक्स द फेरिंग्स अबव विद द ट्रेकिया बिलो, ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए फूड के कंटेंट ग्लूटस और एपिग्लूटस इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर एयरवे ओपनिंग है, जो एयर है डायरेक्ट एयरवे के अंदर जाएगी, जैसे ही आप स्वेलिंग कर रहे होते हैं तो जो एयरवे है वो क्लोज हो जाता है, एयरवे क्लोज होएगा, जो फूड है वो ट्रेकिया के अंदर चला जाता है। इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग का प्रोसेस सेम है एज नेजल कैविटी का जिस तरह का है। बाकी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक इसको पढ़ लें जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें कोई क्वेरी है तो काइंडली पूछिए। ओके बेटा, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ओके न्यूरा बेटा, कौन सी स्लाइड्स के ऊपर है इंफीरियर ऑफ द लेरिंग्स? इसमें कुछ स्टार्ट की लाइन समझ नहीं आई इंफीरियर ऑफ द लेरिंग्स में। बेटा इसमें स्टार्ट में ये वोकल कॉर्ड के बारे में बताया गया है कि इसके 2 फोल्ड्स होते हैं और दोनों फ्री एज बना रहे होते हैं। एक एज जो होता है वो थायराइड प्रोमिनेंस के साथ इंटीरियरली अटैच हुआ पड़ा होता है, और जो दूसरा एज होता है वो पोस्टीरियरली आर्टिनाइड कार्टिलेज के साथ अटैच हुआ पड़ा होता है। बेटा वोकल कॉर्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन?
और कोई क्वेरी हो इसके अलावा? आपको पता है वोकल कार्ड की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है? थैंक यू बेटा। अच्छा, मैं आपको वोकल कार्ड की लेंथ जो नॉर्मली होती है ना बेबीज़ के अंदर बर्थ के ऊपर, ये तकरीबन कोई 5 टू 6 मिलीमीटर होती है, होती है, 5 टू 6 मिलीमीटर होती है। लेकिन जैसे ही एडल्ट हुड में बंदा आता है तो उसकी लेंथ ग्रो करते करते राउंड अबाउट 18 मिलीमीटर तक चली जाती है। 16 टू 18 मिलीमीटर। देख लें वोकल कार्ड लेंथ इतनी ज़्यादा चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती, तो उसमें भी वोकल कॉर्ड का इशू होना शुरू हो जाता है, या टंग जो होती है वो टाई हुई होती है। जो लोअर पार्ट ऑफ द टंग है वो टाई हुआ होता है, टंग टाई जिसे कहा जाता है। ये जो ओरल कैविटी होती है उसकी प्रॉपर ओपनिंग नहीं होती, तभी जो रेजोनेंस नहीं बन रही होती, तो वॉइस सही प्रोड्यूस नहीं होती। और मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों के जो नेज़ल साइनसेस होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो आप लोगों को लगता है कि वो नाक में बोल रहे होते हैं। बेटा ये ट्यूब्स होती हैं जिनकी लेंथ वेरी कर रही होती है, 12 टू 14 भी होती है और 12 टू 16 भी बुक के अंदर लेरिंग्स और फेरिंग्स की मेंशन की हुई है। अच्छा, इसके अलावा ओरल कैविटी की अगर प्रॉपर ओपनिंग नहीं है तो अगेन आपकी जो वो वॉइस है उसकी सही ना साउंड बन रही होती है, ना पिच बन रही होती है, ना वॉल्यूम बन रहा होता है। इसके अलावा फ्रीबिलिटी ऑफ टंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टंग की जो एरिया है उसने कितना कवर किया हुआ है। इसके अलावा उसकी जो टचिंग ऑफ सॉफ्ट पैलेट है या लॉ लॉ पैलेट है, है बेटा। नहीं बेटा, इसकी सेंटीमीटर में आई थिंक, फेरिंग्स और लेरिंग्स की सेंटीमीटर में होती है, मिलीमीटर में सिर्फ वोकल कार्ड की होती है। वोकल कार्ड बहुत छोटा होता है। लेरिंग्स होता है बेटा ये 4 टू 5 सेंटीमीटर होता है, और जो फेरिंग्स होता है ये राउंड अबाउट 12 टू 14 होता है। रोसन विल्सन में ये बेटा मेंशन किया गया है। फेरिंग्स जो होता है ये 12 टू 14 सेंटीमीटर बेटा, ये रोसन विल्सन के अंदर मेंशन किया हुआ है। और जो लेरिंग्स होता है ये 5 टू 6 होता है। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेरी हो? ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 9 AM, जिसमें हम ट्रैकिया के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ट्रैकिया की पोजीशन के बारे में, स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। उसके बाद लंग्स हैं, प्लूरल कैविटी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। डेफिनेटली बेटा, मोर देन एनफ है, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।